सो हेलो गाइस, तो आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर करने वाले हैं। सो ग्रेविटेशन, पहले आपको ग्रेविटेशन समझना पड़ेगा कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन होता है कि जो फोर्स है, फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशन फोर्स इज अ फोर्स फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स, जो कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। आपको एक बात समझनी होगी कि मेरी बात सुनो, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ये जो एप्पल था, ये सरफेस था, ये अट्रैक्ट करा अर्थ ने एप्पल को और वो नीचे गिर गई, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो दोनों तरफ लगती है। मतलब एप्पल भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, वेयर एज जो हमारी अर्थ है वो भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। दोनों ही हमारे ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं, दोनों ही हमारे ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं। इसी वजह से ही जो हमारा अर्थ है वो मून के जो हमारा अर्थ है वो सन के रिवॉल्व करता है। क्यों रिवॉल्व करता है? क्योंकि जो सन होता है उसका जो मास होता है वो ज़्यादा होता है। जो सन होता है उसका मास ज़्यादा होता है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन है वो कम हो जाता है। समझो, मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो, हमने एक स्टोन लिया, उसको हम गोल गोल करके घुमा रहे हैं। हमने एक स्टोन लिया, हम उसे गोल गोल करके घुमा रहे हैं, तो एक फोर्स लग रहा है बीच से क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। और ये जो बीच से फोर्स लग रहा है वो जो फोर्स है उसे घुमा रहा है, हम उसे घुमा रहे हैं। समझो, मैंने एक स्टोन लिया, मैं उसे गोल गोल घुमा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ये गोल गोल क्यों घूम रहा है? ये गोल गोल क्यों घूम रहा है? ये गोल गोल इसलिए घूम रहा है क्योंकि इसमें क्या लग रहा है? सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है, जो सेंटर से फोर्स लग रहा है, जो सेंटर से फोर्स लग रहा है। और ये जो सेंटीमीटर फोर्स है ना, वो उसको अलाउ कर रहा है कि भाई तू ना सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है बेटा, ये ग्रेविटेशन फोर्स, यहाँ पर से भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, यहाँ से भी लग रही है, और ये जो स्टोन है वो भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट मैम, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारी जो स्टोन है वो सरफेस में, मतलब कि ये जो घूम रहा है इस सेंटर पे क्यों नहीं आई? अब देखो, यहाँ पर एप्पल था, और एप्पल, क्योंकि अर्थ जो है फोर्स लगा रहा है एक फोर्स लगा रहा है, उसे अट्रैक्ट कर रहा है। एप्पल तो उसके पास आ गया, एप्पल तो अर्थ के पास आ गया और नीचे गिर गया है, अर्थ के ऊपर नीचे गिर गया। बट ये जो हम जब स्टोन को रिवॉल्व कर रहे हैं, क्यों नहीं वो सेंटर में आ रही? क्योंकि मैम आपने बोला कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो दोनों तरफ से लगती है, वो ऊपर से भी लगती है, वो इस साइड से भी लगती है। फिर क्यों नहीं एप्पल यहाँ पर आ रहा? क्योंकि बेटा यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स लग रही है, जो उसे सर्कुलर पाथ में ही घुमाई जा रही है। ये सेंटीमीटर फोर्स नहीं लग रही होती, फिर वो सेंटर पे आ जाता। और अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये जो, चलो वो हमें सर्कुलर पाथ में घुमाई जा रही है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, वो उसके साथ अट्रैक्ट क्यों है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अट्रैक्ट है। जब ग्रेविटेशन फोर्स ना होता बच्चा, तो वो ये जो स्टोन और ये जो बंदा है उसके साथ, मतलब ये जो पार्ट है उसके साथ ये अट्रैक्ट ना हो रहा होता, इसका मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है और सेंटीमीटर फोर्स भी लग रहा है। आपको समझ आ गया? सेंटीमीटर फोर्स उसको गोल गोल घुमा रहा है, सेंटीमीटर फोर्स उसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, और ये ग्रेविटेशन फोर्स ने स्टोन को पकड़ा हुआ है, और इन दोनों की वजह से ये जो है गोल गोल घूम रहा है। वैसे ही अर्थ, मून मान के चलो, मून भी अर्थ के ऊपर रिवॉल्व करता है। क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि एक तो इन दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये बांधा हुआ है इसके साथ, और छूटा नहीं है, अभी तक इनकी बंधन छूटा नहीं है। और ये गोल गोल क्यों घूम रहा है? वो अर्थ के पास क्यों नहीं आ गया मून? क्योंकि एक सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है जो सेंटर से लगता है। समझ आ गई?
फर्स्ट पेज कंप्लीट। चलो अब जा ये फोर्स ना लग रही होती, जा जो मैंने आपको बोला ये फोर्स ना लग रही होती तो क्या होता फिर, तब वो बहुत बुरा होता। फिर पता क्या होता, ये देखो, जाइए फोर्स जब आप स्टोन को छोड़ दोगे, इस एक पार्ट पे छोड़ दोगे, आप घुमा रहे हो स्टोन को, घुमा रहे हो, एक पॉइंट पे आपने आके छोड़ दिया स्टोन को, तो आप देखोगे कि वो स्ट्रेट लाइन से चला जाएगा। वैसे ही जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको ना पकड़ के रखा होता, क्योंकि वो तो अपने सर्कुलर पाथ में घुमाई जा रही है उसको सेंटीमीटर फोर्स, जब सेंटीमीटर फोर्स भी ना होती ना तो वो सर्कुलर पाथ में घूमता ही नहीं बेटा, वो सीधा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो लग ही रहा है तो वो सीधा उसके पास आता, वो स्टोन उसके पास आता, वो गोल गोल ना घूमता। बट जब ग्रेविटेशन फोर्स ना लगती ना बेटा, जब सिर्फ सेंटीमीटर फोर्स लगता है, जब ग्रेविटेशन फोर्स ना लगती तो क्या होता, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट नहीं करता, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करता, तो फिर क्या होता, ये स्ट्रेट लाइन से चला जाता, ये स्ट्रेट लाइन से चला जाता, ये इसको कोई अट्रैक्ट तो कर नहीं रहा है, फिर ये स्ट्रेट लाइन से चला जाता। जैसे कि जब हमने ग्रेविटेशन फोर्स छोड़ा, जब हम उसे स्टोन को घुमा रहे थे, जब हमने इसको छोड़ दिया तब वो स्ट्रेट लाइन लेके चला गया, तब वो स्टोन क्या चला गया, स्ट्रेट लाइन लेके चला गया, क्योंकि जो हम अट्रैक्शन बनाई रखे थे उसके साथ, जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बनाई रखे थे वो हमने तोड़ दिया, इसलिए वो छोड़ के चला गया। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सेंटीमीटर फोर्स है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेंटर से लग रही है और अलाउ करती है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। और आप सोचोगे, और आपको एक सवाल आ रहा होगा मन में कि ये जो अर्थ है, ये जो मून है, मून ही क्यों अर्थ के चक्कर लगाता है, मून ही क्यों अर्थ के चक्कर लगाता है, क्योंकि मून का जो मास है वो क्या है, कम है, मून का मास जो है वो क्या है, कम है, और जो एक्सेलरेशन होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारा जो है वेट या सॉरी मास जो है कम है, जब हमारा मास कम है ना तो वो एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, और वो एक्सेलरेशन बढ़ जाती है तो वो इसका मतलब वो रिवॉल्व करने लग जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो है क्योंकि हमारा जो है इसकी मास कम है तो इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो घूम पा रहा है, वेयर एज जो हमारा अर्थ है उसका मास ज़्यादा है इसलिए वो घूमता नहीं है, बट सन का मास ज़्यादा है इसलिए अर्थ सन के चक्कर लगाता है। समझ आ गई? ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसलिए एप्पल का भी यही केस है, मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, इसलिए जो अर्थ है वो एप्पल के पास नहीं आता। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ये एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, और अर्थ तो अट्रैक्ट कर ही रहा है एप्पल को। बट आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जहाँ मैम ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्यों ये एप्पल ही अर्थ के पास आता है, अर्थ क्यों नहीं एप्पल के पास जाता, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। ठीक है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको समझ आ गया, ये भी हमारा हो गया। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द force of attraction between every object in the universe attract each other by a force which is, कोई भी फोर्स है, लाइन पढ़ो बेटा, ये जब भी आपको पेपर में आएगा ना पहले तो आपने ये लाइन लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप क्या लिखोगे? एवरी ऑब्जेक्ट, जहाँ एवरी ऑब्जेक्ट जो है, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि जो एप्पल है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, जो अर्थ है वो भी एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों ही एप्पल को अट्रैक्ट करी जा रहे हैं। जब दोनों ही एप्पल को अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चा, तो क्या हुआ?
दोनों ही एप्पल को अट्रैक्ट करी जा रहे हैं। जो इन बीच में फोर्स लग रही है, क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं था ये ग्रेविटेशन फोर्स है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे आया? ये ऐसे आया कि जो हमारा जो ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मासेस से। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। जब मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा ही लगेगा, जब मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा ही लगेगा। वेयर एज जो हमारा जब फोर्स ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा ही लगेगा। अब मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसको खींचने के लिए फोर्स भी तो ज़्यादा ही लगेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फोर्स, देखो फोर्स इन्वर्सली मतलब फोर्स ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा खींचेगा उसे, है ना, इजीली खींच पाएगा। वही चीज़ ग्रेविटी के साथ भी है जो आगे जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। मतलब ग्रेविटी के साथ भी है कि जब डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटी जो है ज़्यादा लगेगी, वेयर एज जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी भी। ये थोड़े पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई? एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है कि फोर्स क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमारे पास कितने मास है? 2 ऑब्जेक्ट्स है, मास है, और उसका प्रोडक्ट हमने कर दिया। इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 हमें क्या कहती है? ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतना फोर्स जो है क्या लगेगा? जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो उतना ही फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो उतना फोर्स कम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास बन जाएगा ये, हमारे पास अपॉन डी का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब मैंने 1 और 2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये मास 1 के लिए 1 और मास 2 के लिए मास 2, ठीक है। और हमारे पास ये बन जाएगा जो हमारी ये हमारा बन गया। अब आगे कैसे बनेगा? यहाँ तक आपको पता चल गया कैसे बना यहाँ तक। और अब हमारे पास क्या था? ये चीज़ थी, हमारे पास ये चीज़ थी। और अब ये चीज़ कैसे बन गई? क्योंकि अब हमको पता है कि प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हम कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे? जी, बड़ा जी कांस्टेंट लगाएंगे। और m1 मल्टीप्लाई बाय m ऐसे भी लगा सकते हो आप, जैसे हमने पहले लिखा है वैसे ही लिख लो। और m2 आ जाएगा और अपॉन का d का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ समझ आ गई कैसे आया? और ये जो g कांस्टेंट है, ये जो g है वो क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो g हमने लगाया था, ये जो g हमने बीच में लगाया था, ये क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चेंज नहीं होता। आप यूनिवर्स के कहीं भी पार्ट में चले जाओ, ये जो जी की वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी जब आप कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओ। इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है? 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। इसकी वैल्यू ये है। और ये किसने फाइंड की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। HENRYKAVENDISH। अब मैं इसको ऐसे की प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ बेटा, जैसे आप बोलते हो ना, मतलब जैसे आप लिखते हो ना वैसे ही बोला करो, ताकि ना, क्योंकि आपके इतने सारे चैप्टर्स है, कितने सारे नेम्स है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में ना आप फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स करे आते हो। समझ आ गई? और इसकी वैल्यू आप याद रखना जब भी कोई भी आया, क्योंकि आपका देखो अब ग्रेविटेशन फोर्स के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि जी की वैल्यू सेम रहती है, तो सब में आप जी की वैल्यू क्या लगाओगे? सेम लगाओगे, ठीक है। तो अब आगे करते हैं।
अब हमने जी की वैल्यू, अब हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास ये चीज़ आ गई थी GM1 मल्टीप्लाई बाय M2 ऐसे ही कुछ आया था हमारे पास, और अपॉन का D², राइट, हमारे पास ये आ गया था। अब हम इसमें से जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जी की वैल्यू पता है किस फॉर्मूले से निकाली? जी को इधर रख दिया आपको सिंपल मैथ्स ही है कि यहाँ पर जाके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया और M1 मल्टीप्लाई बाय M2 नीचे रह गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जी की वैल्यू आ गई, और जी की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी क्या है। अब मैंने आपको बतानी है ऐसा यूनिट क्या होती है जी की। ऐसा यूनिट जी की क्या होती है, देखो, अब देखो यहाँ इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा जी की ऐसा यूनिट क्या होती है। अब जी ऐसा यूनिट एफ की क्या होती है, एन न्यूटन, एंड डी की स्क्वायर की क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, और नीचे एम मास की क्या होती है, किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए 2, और जब हम इसे ऊपर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, kg-2, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि हम इसे ऊपर ले आए, ठीक है। और कैवेंडिश भी मैंने आपको बता दिया था, और इसकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी बट शायद आपको पता ना हो, याद ना हो, क्या चीज़ बताई थी मैंने, कि जो फोर्स है बढ़ेगा, मतलब कब बढ़ेगा, जब उसका डिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब हमारा डिस्टेंस जो है यहाँ इस फॉर्मूले में कितना दिया गया है, डी का स्क्वायर दिया गया। मान के चलो हमारा डिस्टेंस जो है 6 है, हमारा डिस्टेंस 6 का स्क्वायर है ना। तो हमारा जो फोर्स है 1/36 हो जाएगा। क्यों फोर्स 1/36 हो जाएगा, हमारा जो फोर्स है 1/36 कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस से। जितना डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, अब हमने स्क्वायर करके डिस्टेंस को बढ़ाया ही है, तो फिर फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 1/36 कम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। अब हम फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। फ्री फॉल होता क्या, तो चलो पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की है, जी की वैल्यू फाइंड की है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमने बात की है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हमने बात की है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस ग्रेविटेशन फोर्स से क्या हो रहा है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, टाइड्स ड्यू टू द सन एंड द मून और सन की वजह से टाइड्स हो रहे हैं, एंड फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ये जो फोर्स है ये हमें बाइंड करके रखा हुआ है टू द अर्थ। समझ आ गई, ये जो फोर्स है इसने हमें क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, the motion of the planets around the sun, the tides due to moon and the sun। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये बॉल है, ये आपका सरफेस है, जब आप कोई भी बॉल वगैरह किसी भी सरफेस से के नीचे गिर रहे हो, तो वो उसको हम फ्री फॉल तब कहेंगे जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स से, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा उस बॉल को नीचे गिरने में, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। द फॉलोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू The following of object due to gravitation force under the gravitation force is known as the free fall। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स है, एक छोटा ऑब्जेक्ट एक बड़ा ऑब्जेक्ट, क्या वो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, क्या वो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, या फिर आप कह दो क्या, मेरा जो सवाल है, क्या वो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। आप बोलोगे मैम नहीं गिरेंगे, सेम टाइम पे नीचे नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे, क्योंकि मैम, आप बोलोगे मैम एक का मास ज़्यादा है एक का मास कम है। ये गलत है बेटा, ये रीज़न ही गलत है आपका। जब मैं किसी से भी पूछूंगी, भाई एक मैंने हल्की बॉल ले ली, एक मैंने बड़ी बॉल ले ली, या फिर एक पेपर ले लिया, एक स्टोन ले लिया, आप बोलोगे मैम स्टोन नीचे पहले गिरेगा। मैं बोलूँगी क्यों, आप बोलोगे मैम पेपर हल्का है और स्टोन भारी है। ये चीज़ गलत है, ये रीज़न ही गलत है। द थिंग इज़ दैट, इसका मैं आंसर दे देती हूँ आपको। फ्री फॉल में क्या होता है, एक तो फ्री फॉल होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है,
ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, तो उसे हम फ्री फॉल कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि फ्री फॉल में जहाँ वो भारी हो चीज़, जहाँ वो हल्की हो, वो क्या सेम टाइम पे नीचे पहुंचेगी, वो सेम टाइम पे नीचे पहुंचेगी। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगनी चाहिए। बट अब आप बोलोगे मैम, मैं अब पूछूंगी कि ये जो एक छोटा ऑब्जेक्ट हमने लिया था, एक बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था, जो सेम टाइम पे नीचे नहीं पहुंचे थे, क्या वो फ्री फॉल था? आप बोलोगे मैम नो, फ्री फॉल तो नहीं था, क्योंकि फ्री फॉल का मतलब क्या है कि दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचे, और कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। आप बोलोगे मैम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स ही तो लग रही है। नहीं बेटा, जो यहाँ पर फ्री फॉल होता ना, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स ही लगती सिर्फ। बट जब आप दोनों ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पे नीचे गिरना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेविटेशन फोर्स लगानी पड़ेगी। बट आप कहोगे मैम सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स ही तो लग रही है। नहीं बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है। मतलब जो एयर है जो एयर है बेटा, वो रेजिस्ट कर रही है, वो बॉल को क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है कि तू ना पहुंच, और रेजिस्ट कर रही है। द एयर रेजिस्टेंट ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से जो एयर है उसे जो है रेजिस्ट कर रही है। रेजिस्ट करने से क्या हो रहा है, ऑन द फॉलोइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट करने से क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। मतलब कि एयर यहाँ से आ रही है, एयर यहाँ से आएगी, एयर यहाँ से आएगी, तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके आएगी, तो वो ज़्यादा टाइम लेके आएगी। बट जहाँ हम कोई वैक्यूम क्रिएट कर दे जिसमें कोई भी एयर रेजिस्टेंस ना हो, और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स से हम करें, तो ये दोनों बॉल सेम टाइम पे पहुँचेगी, दोनों की सेम टाइम पे पहुँचेगी। समझ आ गई? फ्री फॉल मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है, दोनों मैंने आपको बताई थी कि दोनों बॉल फ्री फॉल में नहीं आ रही, क्योंकि उसमें एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है साथ के साथ। क्योंकि बेटा ये बॉल है, यहाँ से हवा आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से, ये थोड़ा सा इधर 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 होके फिर पहुँचेगा। बट वो जब कोई भारी चीज़ होगी, वो उसका एयर में कोई मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सीधा आ जाएगा। बट यहाँ पर जो हल्की बॉल होगी, वो थोड़ी एयर उसको हटा देगी, फिर यहाँ से हटा देगी, फिर यहाँ से, और फिर तभी वो लेट पहुँचेगी, वरना वो लेट नहीं पहुँचेगी। जहाँ फ्री फॉल में मास का कोई लेना देना ही नहीं होता, फ्री फॉल में मास का कोई लेना देना ही नहीं होता। तो इसलिए फ्री फॉल में हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट्स टाइम पे पहुंचेंगे और सेम टाइम पे पहुंचेंगे। और फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट, हाँ जी, फ्री फॉल में दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। अब हम आगे वाला करते हैं। जब भी ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिरती है, आपको पता होगा, जब भी ऊपर से नीचे, जब भी ऊपर से कोई नीचे चीज़ गिरती है, तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है, मतलब एक्सेलरेशन होती है। ऐसा क्यों होता है? अब आप खुद देखो बेटा, देखो, ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिरी, ऊपर से मैंने बॉल गिर दी, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो जो ग्रेविटी है, अब आपसे पहले तो मैं ग्रेविटी समझा दूं, फिर ही मैं इस टॉपिक पे आऊँगी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स का हमने क्या मतलब पढ़ा था कि कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स, मैं और मेरी फ्रेंड भी खड़ी है ना, हम भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और अर्थ हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो अर्थ को, सिर्फ अर्थ ही नहीं अट्रैक्ट कर रहा। ये जो आपके साथ में नोटबुक पेन पड़ी है, ये नोटबुक और पेन दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सारे यूनिवर्स में एक दूसरे को सारी चीज़ें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। सारे यूनिवर्स में हर एक दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। बट ग्रेविटी में क्या होता है कि ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन फोर्स जैसी होती है, बट उसमें क्या होता है कि हमें अर्थ, एक तो अर्थ चाहिए अट्रैक्ट करवाने के लिए, और एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ प्लस ऑब्जेक्ट,
ग्रेविटेशन फोर्स में क्या था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ हो ना हो हमें कोई परवाह नहीं पड़ती, चाहे दो बुक्स भी हो ना तब भी हम बोल देंगे, चाहे दो बॉल्स भी हो तब भी हम बोल देंगे, बट ग्रेविटी में एक अर्थ होना चाहिए, एक बाकी कोई और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए, एक और कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ आ गई, ये डिफरेंस है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स में, ठीक है। और जब भी ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, समझ आ गई, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स के बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, मैं आपको करवा ही दूँ। एक तो ये बड़ा जी और स्मॉल जी किसके लिए होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स के लिए छोटा जी। एक तो ये डेफिनेशन होगी कि इसमें एनी टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर एक अर्थ होना चाहिए और एक कोई और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक जो ग्रेविटी है ना वो चेंज हो सकती है, हमने क्या पढ़ा था कि जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता, पर ये जी चेंज हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है मैं आपको बताऊं मैं आपको, जी इसलिए चेंज हो सकती है क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, जी इज इक्वल्स टू जी एम आर का स्क्वायर। इसमें क्या होता है, मैं आपको ना ओके, वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू कैसे आई, जैसे हमें पता है कि एफ इज इक्वल्स टू एम जी होता है। एम जी कैसे आया, क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरते हैं और नीचे पहुंचती है कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचता है तो क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन कैसे होती है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी में चेंज आती है, बट डायरेक्शन में चेंज नहीं आती, वेलोसिटी में चेंज आती है। वेलोसिटी में चेंज क्यों आती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बढ़ जाएगी जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जब डिस्टेंस कम होगा, जब हमारी बॉल यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गया तब तो फोर्स ज़्यादा लगने लग जाएगी और फिर बॉल जो है जल्दी नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब चेंज है ना, वेलोसिटी होती रहती है, स्पीड में चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। इसके मतलब इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना बेटा, ये किसकी वजह से है, इसका मतलब हम एक्सेलरेशन को ग्रेविटी भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक्सेलरेशन जब इसको मिटाओ, ये गलत हो गया। जब भी हम एक्सेलरेशन करते हैं वो तो एक्सेलरेशन होता है, बट जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होती है तो हम उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं, और उसका सिंबल होता है जी, उसका सिंबल होता है स्मॉल जी। तो जब हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है इज इक्वल्स टू एम जी होता है, तो जो फोर्स है हमारा इज इक्वल्स टू एम जी, मतलब कि एम ए होता है एक्सेलरेशन। और जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से देख रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है जब ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी तो हम उसे एम जी भी लिख सकते हैं। और जब हम एम जी लिख सकते हैं तो एक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता देती हूँ अब, कि जो एम जी है, हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, GM1M2 मल्टीप्लाई डाल दो डी का स्क्वायर। अब फोर्स हमने क्या पढ़ दिया कि एम जी भी लिख सकते हैं ऐसे, है ना, एम जी भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसकी जगह एम जी लिख देंगे और GM मल्टीप्लाई बाय M1 और 2, छोटा m डाल दो इसमें, और अपॉन का डी स्क्वायर। यहाँ से m और यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, GM का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। यहाँ पर 2 डालना है डाल दो, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 डालना है तो आप 2 डाल सकते हो, ठीक है। ये बस 2 पता है 1 और 2 हमने क्यों डालना है, ऑब्जेक्ट मास 1 मास 2, 2 ऑब्जेक्ट लिए थे ना हमने, इससे
समझ आ गया। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब हमने रेडियस क्यों डालना है, क्योंकि हम जी की वैल्यू, जो जी की वैल्यू होती है, ये देखो ये अर्थ है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, जी का मतलब क्या होता है कि एक अर्थ होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब हम उसका डिस्टेंस करेंगे तो उसका रेडियस भी तो आएगा, उसका रेडियस भी तो आएगा, उसका रेडियस भी तो आएगा। तो जब हम अर्थ, क्योंकि सर्कुलर है, परफेक्ट सर्कुलर तो नहीं है बट उसका रेडियस तो होगा ना, उसका रेडियस होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस की जगह रेडियस। जा, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर नहीं है, वो सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसलिए हम सिर्फ आर ले रहे हैं। जब वो ऊपर होती ना हमारी ऑब्जेक्ट तो आर प्लस एच होता, क्योंकि हाइट भी इंक्लूड हो जाता है। डिस्टेंस क्या होता है, उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस होता है। तो जब हम डिस्टेंस ले रहे होते हैं तो उसका रेडियस आएगा प्लस हाइट आएगा। जा हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर होगा, ऊपर होगा। जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे ही है तब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। और ये जो, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाला है, सरफेस वाला है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आर लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आर लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बोला था कि जो चेंज, जो हमारा जी है वो चेंज करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे चेंज करता है। अभी हमारा जो अर्थ है वो अच्छी तरह से परफेक्ट स्फीयर है नहीं, तो ये जो हमारा ये है, तो ये जो पोल्स है हमारे, ये जो पोल्स है हमारे परफेक्ट स्फीयर नहीं है। हमारा जो अर्थ है थोड़ा बहुत ऐसा सा है, ऐसा सा है हमारा अर्थ, थोड़ा बहुत ऐसा सा टिल्टेड टाइप सा, मतलब परफेक्ट स्फीयर है नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पोल्स में जो रेडियस होता है, पोल में जो रेडियस होता है वो बढ़ता रहता है, वो बढ़ता रहता है इक्वेटर तक, बहुत बड़ा रेडियस बन जाता है हमारा। पोल में देखो आपका इतना थोड़ा सा रेडियस, तो इसका मतलब कि जो यहाँ पर जो हमारी ग्रेविटी निकलेगी वो कम निकलेगी, डिफ़र करेगी। और यहाँ पर क्योंकि हमारा रेडियस ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो रेडियस ज़्यादा है तो हमारा जो ग्रेविटी है वो भी ज़्यादा निकलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव भी हो सकती है। जहाँ हम सेंटर ऑफ द अर्थ में जो जी की वैल्यू है वो 0 भी हो जाती है। बट जो हमारा, जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, जो हमने बड़ी जी पढ़ी थी, वो हमने बोली थी चेंजेबल नहीं हो सकती, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी चेंज नहीं हो सकती बट छोटी जी चेंज हो सकती है। समझ आ गई आपको, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्यों चेंज हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकती। ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि एयर रेजिस्टेंस पड़ रहा है, इसकी वजह से जो पेपर और स्टोन का मैंने आपको बता दिया था, पेपर जल्दी क्यों आ जाता है, ठीक है, मतलब स्टोन जल्दी क्यों आ जाता है और पेपर जल्दी क्यों नहीं आ पाता। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फ्री फॉल के बारे में हमने पता चल गया। ओके, अब हमारे कुछ 3 लॉज ऑफ मोशन थे जो ये थे। अब इसकी जगह देखो मैं क्या चेंजेस करने वाली हूँ, v प्लस ए की जगह, क्योंकि हमने जान लिया कि g आ जाएगा t। जब हमने कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होगी न्यूमेरिकल्स में तो हमारा ये काम आएगा। हम ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी था, v इजिकल्स टू यू प्लस यू प्लस जी टी भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह हम जी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम ग्रेविटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और एक ग्रेविटेशन चैप्टर है इसलिए जी आ जाएगा, ठीक है। और एस क्योंकि एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हाइट से आता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की हम बात कर रहे हैं ना, ऊपर और नीचे सरफेस है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हाइट से आता है, इसलिए हम यहाँ पर हाइट लिखेंगे, ठीक है। हाइट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह हम जी टी लिख देंगे, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। a की जगह g और h की जगह h। और ये थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब मास और वेट में डिफरेंस क्या है। मास, ये जो हमारा वेट है, जो हम वेट कहते हैं ना कि मैं 80 किलो की हूँ, मैं 50 किलो की हूँ, मैं 60 की हूँ, मैं 80 किलो का हूँ, मैं 90 की हूँ, तो ये जो है, ये जो किलोज है बेटा, ये क्या है, ये हमारा वेट नहीं होता, ये हमारा मास होता है। हम कितने मास है हमारा, ये हमारा मास होता है। और मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी कितनी है। ये जो हम अपना वेट मेजर करते हैं ना, ये मास होता है। और वेट क्या होता है कि कितना फोर्स लग रहा है। वेट क्या होता है, कितना फोर्स लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो 80 किलो 90 किलो 60 किलो जो हम कहते हैं ना, वो क्या होता है, वो मास होता है। और अब मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। देखो बेटा, जो ये मास होता है ना, वो चेंज नहीं होता, वेयर एज जो वेट है ना, वो चेंज होता है। अब आप खुद सोचो, आप 50 kg के हो, आप 50 kg के हो, और आप ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, आपका वेट चेंज नहीं होगा, आपका वेट चेंज नहीं होगा, और सॉरी मास चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बोला ना कि ये हमारा मास होता है, वेट नहीं होता। जो हम मेजर करते हैं वो हमारा मास होता है, वेट नहीं होता है। तो ये जो हमारा मास है वो चेंज नहीं होगा, आप ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, वो तो अलग बात है कि आपका मास बढ़ गया है, आपने वजन बढ़ा लिया अपना, मास आपका बढ़ गया है, वो अलग बात होती है। ठीक है। अब हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि जो मास है वो बढ़ता है जब इनर्शिया बढ़ता है। मास जो है वो बढ़ता है जब इनर्शिया बढ़ता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, राइट। तो ये जो हमारा मास होता है वो चेंज नहीं होता है, और ये जो बट जो ये वेट होता है ना, वो चेंज होता है। वेट क्या होता है कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो। वेट क्या होता है, आप कितनी फोर्स लगा रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए। आप देखो, मान के चलो 2 मिनट, मान के चलो कि आप जो अर्थ है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऊपर मान के चलो बॉल है, और ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉल आ रही है। बॉल क्या है, बॉल आ रही है, मतलब बॉल का मास है, बॉल का कोई ना कोई तो मास होगा ना। तो वेट कैसे निकलेगा कि अर्थ कितना फोर्स लगा रही है उस बॉल को खींचने के लिए। अर्थ कितना फोर्स लगा रही है उस बॉल को खींचने के लिए, वो क्या है, हमारा वेट। कितना वेट है, इतना खींचने के लिए वो क्या लगा रही है, अपना फोर्स लगा रही है। वो क्या होता है, वो वेट होता है। ठीक है। तो इसलिए जो फोर्स है हमारा, जो फोर्स कितना फोर्स लगा रही है उस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, इसका मतलब कि फोर्स इजिकल्स टू एम में होता है, कितना फोर्स लगा रही है ना। तो फोर्स की जगह हम डब्ल्यू भी तो लिख सकते हैं, वेट भी तो लिख सकते हैं कि वेट कितना लगा रही है, क्योंकि फोर्स इजिकल्स टू एम जी है हमारे पास। फोर्स इजिकल्स टू एम जी है, और वेट क्या है, फोर्स। वेट ही तो क्या है, फोर्स। वेट कहाँ से आता है, फोर्स से ही तो आता है कि कितना फोर्स लगा रही है उसको खींचने के लिए। तो हम वेट की जगह, फोर्स की जगह क्या लगा सकते हैं, वेट भी तो लगा सकते हैं ना। वेट इज इक्वल्स टू एम जी, फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी, तो वेट हमारे पास क्या हो गया, वेट इज इक्वल्स टू एम जी। समझ आ गई ये चीज़ें। और ये जो वेट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर, उसको खींचने के लिए अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, उसे हम वेट कह देते हैं, कितना फोर्स लगा रही है। तो ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही लगता है। और ये देखो, अब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ये जो हमारा ना वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होता है। क्यों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसका वेट कैसे निकालते हैं कि कितना, मतलब कि देखो मास है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, उसका कोई मास होगा, और फोर्स उसको मास को खींचने के लिए कितना फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही है, उसे हम वेट कहते हैं। अब देखो फोर्स
मतलब वेट। अब कितना फोर्स लगा रही है, फोर्स जब वेट ज़्यादा होगा तो उसको खींचने के लिए फोर्स भी तो ज़्यादा लगेगा, और फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, तो इसका मतलब वेट भी ज़्यादा लगेगा। जब जब हमारे पास मास ज़्यादा है ना तो हमारे पास फोर्स ज़्यादा लगेगा, और फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, तो इसका मतलब वेट भी ज़्यादा लगेगा जब मास ज़्यादा होगा, और जब मास कम होगा तब वेट हमारा कम लगेगा। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी समझ आ गया। और ये जी की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो वेट है इज इक्वल्स टू एम जी होता है, तो जब ये चेंज हो गए तो हमारा वेट भी चेंज होगा। इसका मतलब हमारा वेट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन, वेयर एज जो हमारा मास है वो हमारा चेंज नहीं होता है। और अब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, अब मून में हमारा वेट कितना होगा? मून में आपको मैं बताऊं, मून में हमारा वेट पता कितना होता है? जब मान के चलो मून जो है बेटा छोटा है, मून का मास छोटा है। मून का मास क्या है? देखो अर्थ और मून का मास, यहाँ पर देखो अर्थ है, एक अर्थ है हमारे पास, एक हमारे पास मून है। अर्थ बड़ा है मून से, इसका मतलब मास अर्थ का ज्यादा है मून से, मास अर्थ का ज्यादा है मून से। और हमने क्या पढ़ा था कि मास ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, इसका मतलब मास अर्थ का ज्यादा, इसका मतलब कि वेट अर्थ का ज्यादा होगा, और जो मून का वेट है वो कम होगा। ये हमारा कंक्लूजन निकला, और ये हमारा कंक्लूजन निकला। और आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अब हमारा ये फॉर्मूला आया कहाँ से? क्योंकि हमारा क्या था, फोर्स लिखा था यहाँ पर इज इक्वल्स टू जी एम, ये हमने पिछले में हमने पढ़ लिया था। तो वेट इज इक्वल्स टू फोर्स, वेट इज इक्वल्स टू फोर्स ना, तो यहाँ पर हमने वेट डाल दिया, और फिर दोनों का हमने क्या लगा दिया, हमने वेट फाइंड आउट कर लिया। तो हैरानी की बात पता है क्या निकली? हैरानी की बात ये निकली कि जो वेट है ऑब्वियसली जो मून में जो हमारा वेट होगा वो कम होगा, मून में जो हमारा वेट होगा वो कम होगा, जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी, फोर्स जो लगेगी वो कम लगेगी। तो जहाँ मेरा इधर जो वेट है, मान के चलो मेरा जो वेट है वो 60 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर जो मेरा वेट है अर्थ में 60 न्यूटन लग रहा है, तो वही वेट जो मून में 10 न्यूटन लगेगा, वही वेट जो अर्थ में कितना, मून में कितना लगेगा? 10 न्यूटन। क्यों 10 न्यूटन लगेगा? क्योंकि जो मून में है, जहाँ हमारा अर्थ में 6 है तो मून में 1 होगा, मतलब 1/6। जहाँ हमारा मून में मान के चलो मून में 10 है, तो हमारा मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो यहाँ पर 60 न्यूटन हमारा अर्थ में होगा। जहाँ हमारा 60 है तो उसको हम 1/6 से कट कर देंगे तो हमारा 10 न्यूटन होगा। समझ आ गई? मतलब हमें मून में हमारा कम फोर्स लगेगा, हमें खींचने के लिए कम फोर्स लगेगा, और यहाँ पर हमारा वेट कम हो रहा है। अब ये भी समझो, वेट कम हो रहा है हमारा, मून में जाके हमारा वेट कम हो रहा है, इसका मतलब हमारा मास भी वहां जाके कम हो जाएगा, मास भी कम हो जाएगा, इसका मतलब हमारा मास और वेट दोनों मून में जाके कम हो जाएगा। समझ आ गई ये वाला? चलो अब थ्रस्ट और प्रेशर, थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है अब खुद समझो। कोई भी ऑब्जेक्ट है इधर, जहाँ मैं उसमें कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही हूँ, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, जहाँ मैं उसमें कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही हूँ उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। कि कोई भी मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर कील लगा रही हूँ, मैं अंगूठे से कील लगा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल, मतलब सीधा सीधा लगा रही हूँ ना मैं फोर्स, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, राइट। तो वो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं।
और वही थ्रस्ट में द परपेंडिकुलर द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू अ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड The force applied to an perpendicular of an object is known as thrust. The force applied perpendicular to an force applied on an object perpendicular on the surface पर यूनिट एरिया, जो यूनिट एरिया के हिसाब से हम देखें तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे प्रेशर, वरना हम उसे थ्रस्ट कहेंगे, बट यूनिट एरिया आ जाएगा तो प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट इज इक्वल्स टू एरिया, क्योंकि एक तो पर एरिया लग रहा है, ऊपर से थ्रस्ट लग रहा है, और थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एक परपेंडिकुलर लग रहा है क्योंकि हमने प्रेशर क्या पढ़ा कि एक तो थ्रस्ट भी हो, ऊपर से एरिया भी, और थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा हो। और आपको पता है जहाँ एरिया बढ़े ना, ये भी आपको याद रखना है, जब एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर जो है कम हो जाता है। जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, जब एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे? अब देखो, हम कोई स्कूल बैग्स लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो स्ट्रिप्स होती हैं उसका एरिया ज़्यादा होता है। जो हमारा हम बैग लेके जाते हैं, ये जो बैग है हमारा, हम कंधों में उठा के लेके जाते हैं, उसकी स्ट्रिप्स ऐसे होती है, और हम उसे टांग के लेके जाते हैं बैग को। देखो इतना मोटा एरिया उसका होता है। क्यों इसका इतना मोटा एरिया होता है? क्योंकि जब एरिया बड़ा होगा तो आपके कंधों पे प्रेशर जो है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। वहीं पर जब एरिया हम ज़्यादा होगा, जब एरिया कम होगा, यहाँ पर आपका बैग है, पतली सी स्ट्रिप्स है, पतली सी आप मान के चलो, इतनी पतली और पतली सी स्ट्रिप्स है, तो फिर एरिया कम हो गया तो हमारा प्रेशर फिर हमारे मोढे पर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर जो है मोढे पर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और जब भी आप कोई लूज स्टैंड में खड़ रहे हो, आप कोई सैंड पे खड़े हो, और आप जब आप खड़े हो फुट से, फुट का एरिया कम होता है तो आप फिसलने लग जाओगे, आपसे खड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा, मतलब प्रेशर, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा सैंड पे, और आप फिर सैंड के अंदर अंदर धंसना शुरू हो जाओगे। वेयर एज जब आप पूरी बॉडी अपनी जो है सैंड के ऊपर रख दोगे, अपनी पूरी बॉडी सैंड के ऊपर रख दोगे, बॉडी आपकी, जब आप अपनी पूरी बॉडी सैंड के ऊपर रख दोगे तो बॉडी का एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर कम लगेगा, तो आप सैंड के नीचे नहीं धंसोगे। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल होती है। ठीक है, और प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो SI यूनिट क्या होता है, जो थ्रस्ट का SI यूनिट, थ्रस्ट का पता है, SI यूनिट न्यूटन होता है, और एरिया आ गया बीच में, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आया? थ्रस्ट का जो है यूनिट होता है N न्यूटन, और नीचे एरिया का होता है मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। जब हम इसे ऊपर ले गए तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, समझ आ गई? अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर ऑन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? कोई भी लिक्विड एंड गैसेस, सारे फ्लूइड्स होते हैं जो फ्लो करते हैं। अब फ्लूइड, अब हमने फ्लूइड जो हमारा लिक्विड एंड गैसेस दोनों फ्लूइड्स होते हैं, और फ्लूइड्स में क्या लगता है, प्रेशर लगता है। अब हम पढ़ेंगे कैसे प्रेशर लगता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो प्रेशर डाउनवर्ड्स लगाएगा। सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई भी है वो प्रेशर डाउनवर्ड्स लगाएगा, डाउनवर्ड्स लगाएगा ना प्रेशर। बॉल है, बॉल को मैंने पानी में गिरा तो वो डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगी अपना, के ऊपर लगाना शुरू कर देगी? नो, डाउनवर्ड्स लगाएगी प्रेशर। वेयर एज वहीं पर जो लिक्विड है वो अपवर्ड प्रेशर लगाती होती है, जो
कोई भी फ्लूइड है, गैस हो गया और लिक्विड हो गया, वो अपवर्ड इधर भी लगाती है प्रेशर, इधर भी लगाती है, इधर भी लगाती है। जब हम सिलेंडर्स में जो है गैस कैरी करते हैं, तो अब हमने पढ़ा था ना कि वो वॉल्स पे जो है प्रेशर अप्लाई करती है, मतलब हर जगह, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बेटा इधर उधर होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर होने लग जाते हैं, तो वो प्रेशर इधर भी एग्जर्ट करती है, इधर भी एग्जर्ट करती है, मतलब कि इन ऑल द डायरेक्शंस जो है प्रेशर एग्जर्ट करती है। और जो सॉलिड है वो एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस, सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करती है, क्योंकि वेट की वजह से ड्यू टू इट्स वेट की वजह से वो प्रेशर जो है डाउनवर्ड्स करती है। सिमिलरली वेट, जो फ्लूइड होते हैं उसके पास भी वेट होता है, वो भी प्रेशर एग्जर्ट करती है, बट वो इन ऑल द डायरेक्शंस प्रेशर एग्जर्ट करती है, वो सभी डायरेक्शंस में क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, सभी डायरेक्शंस में प्रेशर एग्जर्ट करती है, वॉल्स में भी, इधर भी, उधर भी। और जो मास ऑफ द फ्लूइड है ट्रांसलेटेड, जो फ्लूइड का फिर मास जो होता है ना वो इधर उधर होता है, मतलब कि पता चल गया आपको। अब बियॉन्सी क्या होती है, बियॉन्सी पता क्या होती है, ओके बियॉन्सी, ओके अब देखो बियॉन्सी क्या होती है, जब जब भी ये कोई फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब पानी ले लो, गैस ले लो, कोई भी फ्लूइड होता है, तो कोई भी फ्लूइड, शहद भी एक फ्लूइड है, सॉल्ट वाटर भी एक फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हो। तो मैंने वाटर लिया, मान के चलो मैंने क्या लिया, वाटर लिया, तो बियॉन्सी क्या होती है, बियॉन्सी जो है अपवर्ड क्रस्ट पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, ताकि वो ऊपर उठ सके, ताकि वो क्या कर सके, ऊपर उठ सके। समझ आ गई? ठीक है, तो ये जो बियॉन्ड फोर्स है वो देखो, देखो यहाँ पर अब जो है हमारा पानी है, और यहाँ पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट डाला, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट डाला, और वो पानी में मैंने डाल दिया, इधर पहुँच गया, और वो एक बॉइंड फोर्स होती है, वो नीचे से फोर्स लगाती है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए, वो नीचे से फोर्स लगाती है, वो क्या लगाती है, नीचे से फोर्स लगाती है, और ये जो फोर्स है वो उसको ऊपर उठाने के लिए लगाती है, वो उसको ऊपर उठाने के लिए लगाती है फोर्स। और ये जो बियॉन्सी फोर्स होती है, इसकी वजह से इसका हेल्प क्या होता है, इसकी वजह से क्या क्या होता है, ये जो बियॉन्सी फोर्स होती है इसकी वजह से, अब आपने देखा होगा कि मतलब पहले आपको डेंसिटी समझनी पड़ेगी। ये जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब समझ रहे हो कि मतलब कि छोटी सी जगह में मतलब इतने वॉल्यूम में कितना मास मतलब है, मतलब मास सेम है, कितना वॉल्यूम है उसमें, कितना वॉल्यूम है उसमें। अब देखो फॉर एग्जांपल इसको हम डेंसिटी कहते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम की सेम मास है और वॉल्यूम किसमें सबसे ज़्यादा है। जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ वाटर से तो हमेशा जो चीज़ है वो सिंक कर जाती है, वो हमेशा सिंक कर जाती है। जब डेंसिटी कम है, जो डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी, वो क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी। जो डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। और जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब जब वॉल्यूम ज़्यादा है, जब वॉल्यूम ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो बॉइंट फोर्स जो है ज़्यादा लगेगी, बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगी। अब ज़्यादा क्यों लगेगी बॉइंट फोर्स, वॉल्यूम ज़्यादा है तो, क्योंकि जैसे कि वॉल्यूम ज़्यादा रखा हमने शिप का भी वॉल्यूम ज़्यादा रखा, तो वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा
तो वो जो बेयोंसी फोर्स है वो ज़्यादा अपना फोर्स अप्लाई करेगी, और जो जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो फ्लोट करनी शुरू कर जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी मतलब कि जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो वो क्या करने लग जाएगी, ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी, वो उसका ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। ठीक है, जहाँ उसका डेंसिटी ज़्यादा होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। क्यों फ्लोट करना शुरू कर देगी बेटा? क्योंकि जो बियॉन्ड फोर्स है वो ज़्यादा लगने लग जाती है। बियॉन्ड फोर्स क्या करती है? ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाती है। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो उसको ऊपर उठाने शुरू कर देगी, उसको चीज़ को ऊपर उठाना शुरू कर देगी। जा ऑब्जेक्ट में बियॉन्सी कैसे ज़्यादा हो सकती है, बियॉन्सी का फोर्स कैसे हम बढ़ा सकते हैं? जा ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम ज़्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं डेंसिटी ज़्यादा है, तब वो बियॉन्सी फोर्स ज़्यादा लगेगी। या फिर फ्लूइड में आप डेंसिटी भर दो, जब फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा हुई तब भी बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगेगी। फ्लूइड की डेंसिटी भी ज़्यादा हुई ना, तब भी बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगेगी। जहाँ देखो, एक एग होता है, एक एग है, एग को आप नहीं, आप एक काम करो, आपने कभी सुना होगा कि जो सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्ट वाटर में आप तुम्हारी जो बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा कब लगेगी? या फिर डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है या फिर फ्लूइड की ज़्यादा है, तो बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगेगी। और बियॉन्ड फोर्स का होता है कि उसको अपवर्ड खींचना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में आ रहा है तो उसे ऊपर खींचना या फिर उसे फ्लोट करवाना, ये बुओयंसी होती है। बुओयंसी फोर्स जो क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि पानी में मैंने कुछ भी घेरा तो उसको अपवर्ड करेगी, है ना, उसको फ्लोट करवाने की कोशिश करेगी। वो कैसे बढ़ेगी? जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई तब बढ़ जाएगी, या फिर जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो ज़्यादा हुआ। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अब आपने सुना होगा कि एक सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब आप डेंसिटी फ्लूइड की बढ़ा दो, सॉल्ट वाटर में आप कोई भी चीज़ डालोगे ना, तो वो फ्लोट करना शुरू कर देगी। क्यों फ्लोट करना शुरू कर देगी? क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा हुई, सुन लो, मैं ध्यान से सुनो, जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा हुई तो क्या होगा, तो फिर वो जो है फ्लोट करेगी। जो डेंसिटी कम हुई ऑब्जेक्ट की, जहाँ डेंसिटी कम हुई ऑब्जेक्ट की और वाटर की ज़्यादा हुई, तो वो सिंक कर देगी। समझ आ गई? और बियॉन्ड फोर्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर वॉल्यूम, समझ आ गया? और ये अब हमें पता चल गया वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन डिस्प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ, ये आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये टॉपिक भी, और आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है बियॉन्सी के बारे में, कि जो बियॉन्सी जो है डिपेंड किस पे करती है, एक तो वॉल्यूम पे, कि वॉल्यूम डेंसिटी ज़्यादा हुई फ्लूइड की। देखो बेटा, जब फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा हुई फिर भी वो सिंक करेगा, है ना, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगेगी। जब डेंसिटी ज़्यादा हुई ऑब्जेक्ट की, वो तो खुद ही फ्लोट करने लग जाएगा। तो दोनों केसेस में वो फ्लोट करने लग जाएगा, और फ्लोट ही करवाना है हमने। ठीक है, तो पता चल गया आपको? चलो अब नेक्स्ट करते हैं। डेंसिटी के फ़र्क हैं, और ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता चल गया ये सब कुछ किसका खेल है? डेंसिटी का खेल है। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल करने वाले हैं। उसमें क्या होता है कि हम कोई पत्थर डालते हैं पानी में, तो पत्थर का जो वेट है बाहर, पानी के बाहर वो अलग होगा, और पानी के अंदर जाते ही जो पत्थर का वेट है वो कम हो जाएगा। ये कहता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड में कोई भी बॉडी
हमारी जो है इमर्ज हो गई। तो इट्स एक्सपीरियंस एंड अपवर्ड फोर्स, तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी देखो हम कोई भी चीज़ पानी के अंदर डालते हैं तो एक डिस्प्लेस होता है पानी। पत्थर डालोगे तो थोड़ा हिलेगा। जब भी आप कोई पत्थर डालते हो पानी में तो वो डिस्प्लेस होता है, पानी थोड़ा हिलता है, डिस्प्लेस होता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है उससे क्या होता है कि एक फोर्स होती है, एक फोर्स होती है। जितना वेट होगा उतना डिस्प्लेस करेगा ना पानी। और जब वो डिस्प्लेस करेगा पानी, देखो पत्थर को हमने पानी में गिरा, डिस्प्लेस हुआ, फिर वो पानी जो है पत्थर के अंदर उसका वेट कम क्यों हो गया? क्योंकि जो नीचे से बियॉन्ड फोर्स आ रही है, क्योंकि नीचे से क्या आ रही है? बियॉन्ड फोर्स। जब भी वाटर डिस्प्लेस होता है तब बियॉन्ड फोर्स लगती है, तब बियॉन्ड फोर्स बढ़ जाती है। हम स्विम कैसे कर पाते हैं? आप खुद सोचो, जब हम स्विम कर रहे होते हैं हम पैरों को क्यों हिलाते हैं? क्योंकि ताकि वाटर डिस्प्लेस हो और बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगे, और बियॉन्ड फोर्स हमें फ्लोट करने में हेल्प करे, हमें तैरने पे हेल्प करे। समझ आ गई? जब भी पानी के अंदर हम कुछ भी डालते हैं तो वो वाटर डिस्प्लेस होता है। जब भी ऊपर तक भरा होता है तो वाटर जितना पानी बाहर आता है इतना मतलब उतना डिस्प्लेस हो गया, तो तब वो चीज़ बियॉन्ड फोर्स उसका बढ़ जाता है और वो फ्लोट करना शुरू कर देती है। थोड़ा सा तो जब भी हम कोई पानी डालते हैं थोड़ा सा जो डिस्प्लेस होता है ना, तो वो बियॉन्ड फोर्स एक्ट करता है। सो दिस वाज आवर चैप्टर। और ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो शिप्स बनाने के लिए, सबमरीन्स बनाने के लिए, लैकोमीटर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये सब कुछ करने के लिए यूज़ होता है। अब देखो शिप है, शिप जो है बारी बारी क्या करती है? डिस्पर्स करती है। क्या करती है? डिस्पर्स करती है वाटर को, जिसकी वजह से उसका बॉइंट फोर्स जो है बढ़ता है। और बॉइंट फोर्स बढ़ता है तो फिर आपको पता ही है बॉइंट फोर्स बढ़ जाता है तो हमारी जो है मतलब ऊपर उठने लग जाती है चीज़। समझ आ गई? दिस वॉज आवर चैप्टर। इफ़ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू मोर सच दिस वीडियोज़ तो लाइक और शेयर कर देना।